हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कोर केमिस्ट्री। तो पिछला लेक्चर में हम लोग पढ़े थे एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। अभी हम लोगों को केमिकल काइनेटिक्स का इंट्रोडक्शन पार्ट चल रहा है और आज पढ़ेंगे हम लोग इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। मतलब आज केमिकल काइनेटिक्स के इंट्रोडक्शन पार्ट ख़त्म हो जाएंगे। तो पिछला लेक्चर में हम लोग एक क्वेश्चन दिए थे आपको, ठीक है। ये क्वेश्चन दिए हुए हैं, इसको जो कर लिया है वो ठीक है, अगर नहीं किया है तो आइए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। आज हम लोगों का केमिकल काइनेटिक्स के इंट्रोडक्शन पार्ट खत्म हो जाएगा। फिर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे फैक्टर्स ऑन विच रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स। तो चलिए इसको बिना देरी के स्टार्ट करते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो दिया हुआ है ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया 2 मोल्स ऑफ N2 डिसअपियर्स इन 1 मिनट। मतलब रिएक्शंस का रिएक्टेंट जो है वो जो कंसंट्रेशन क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, N2 डिक्रीज कर रहा है, ठीक है। 2 मोल्स ऑफ N2 क्या हो रहा है, ख़त्म होते जा रहा है, ठीक है। तो देखो हम लोगों को क्या दिया हुआ है, N2 दिया हुआ है, इसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। इक्वल टू कितना दिया है, इसको ऐसे लिख सकते हैं, N2 कितना दिया हुआ, कितना कंसंट्रेशन क्या होता है, मोल पर लीटर। तो हम कितना मोल्स दिया हुआ है, 2 मोल्स, और टाइम कंसंट्रेशन का क्या होता है, मोल पर लीटर, और हम लोग को वॉल्यूम दिया हुआ है कितना, 1 लीटर, ठीक है। चेंज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम कितना दिया हुआ हम लोगों को, 1 मिनट, ठीक है। इसको ऐसा यूनिट में चेंज करते हैं, ऐसे लिख सकते हैं। तो इसका क्या हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोगों का क्या आ गया, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट N2 का क्या आ गया, 1/30 मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। अब हम लोगों को फाइंड क्या करना है, इधर मिटा दूं, ये कितना आ गया, 1/30 मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। हम लोगों को फाइंड करना है रेट ऑफ रिएक्शन। तो देखो इधर यहीं पे लिखते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू लिख सकते हैं -1/1 अब ऐसे लिख सकते हैं रेट ऑफ रिएक्शन। अब देखो ये पार्ट हम लोगों को मिल गया है, कितना आया है, 1/30 मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स, ठीक है। अब रेट ऑफ रिएक्शन निकाल लेते हैं। रेट ऑफ रिएक्शन क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा, इनटू माइनस, ये माइनस है, ये भी सॉरी, आई एम वेरी सॉरी, ये किस में आएगा, माइनस में, ठीक है। तो कट जाएगा, इसको टू क्या आ जाएगा, 1/30 मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। तो हम लोगों का रेट ऑफ रिएक्शन क्या आ गया, रेट ऑफ रिएक्शन आ गया 1/30, ठीक है। रेट ऑफ रिएक्शन निकाल लिए। अब आराम से रेट ऑफ डिफॉर्मेशन ऑफ H2 निकाल लेंगे। डिफॉर्मेशन ये है, रिएक्टेंट का पार्ट हम बताए थे ना, तो रिएक्शंस में रिएक्टेंट का पार्ट जो होता है वो होता है डिसअपियरेंस ऑफ रिएक्टेंट होता है, और प्रोडक्ट जो होता है वो अपीयरेंस होता है। तो हम लोगों को क्या निकालना है, रेट ऑफ डिफॉर्मेशन ऑफ H2। चलिए निकालते हैं, इधर मिटा देते हैं, ठीक है। रेट ऑफ रिएक्शन हम लोगों का कितना आ गया है, 1/30 मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। चलो अब देखो ये कितना है, इसको ऐसे लिख सकते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू हम लोगों को फाइंड क्या करना है, डिफॉर्मेशन ऑफ H2। तो रेट ऑफ रिएक्शन कितना है, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, ठीक है।
ठीक है, तो इसका क्या आ जाएगा 1/3 10 मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। तो रेट ऑफ डिफॉर्मेशन ऑफ H2 क्या आ गया हम लोगों का 1/10 मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। क्या आ गया 1/10। ठीक है, अब निकाल लेते हैं, क्या निकालना हम लोगों को, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ NH3। अपीयर किधर होगा, प्रोडक्ट का। अपीयरेंस किसका होता है, प्रोडक्ट का। ठीक है, चलो देखो, तो रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू क्या हो जाता है, इसको कैसे लिखेंगे 1/2। ये प्रोडक्ट है, ये ऑटोमेटिक पॉजिटिव में लिखाएगा क्योंकि टाइम के साथ प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन क्या होता है, इंक्रीज होता है। ठीक है, चलो देखो, ओके, इसको रेट ऑफ रिएक्शन हम लोगों का कितना था, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, तो देखो रेट ऑफ अपीयरेंस क्या दिया हम लोगों को, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ NH3 कितना आ गया 1/15 मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। इसको भी यहाँ लिख देते हैं। ठीक है, तो ये था एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में। ठीक है, तो क्वेश्चन कर लिया हम। देखो हम लोगों को क्या दिया हुआ था, पहले हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन निकालें। ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन निकालने के बाद रेट ऑफ डिफॉर्मेशन ऑफ H2 निकालें, उसके बाद रेट ऑफ अपीयरेंस जिसको बोलते हैं फॉर्मेशन ऑफ NH3। ठीक है, तो उसका निकाल लिए। कोई दिक्कत इसमें, चलो नोट डाउन करो इसको। ठीक है, लिख लिए, चलो मैं मिटाता हूँ। तो अभी तक हम लोग क्या पढ़े, रेट एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन के पार्ट में हम लोग पढ़ लिए एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में। आज अभी हम लोग पढ़ेंगे अब क्या, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। देखो इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, फॉर वेरी स्मॉल चेंज इन टाइम डेल्टा टी। मतलब इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है वो चेंज होता है एकदम छोटे छोटे समय के लिए। मतलब डेल्टा टी क्या हो जाता है, डेल्टा टी लिमिट क्या हो जाता है, टेंस टू 0, मतलब बहुत ही छोटा हो जाता है। मतलब डेल्टा टी क्या होता है, बहुत ही छोटा हो जाता है। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। चलो देखो, जैसे कोई रिएक्शन है, सॉरी OA + 3B गिव्स 4C। ठीक है, इसका हम लोगों को यदि बोला जाए इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन लिखना है तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, तो इसको लिख लो थोड़ा सा। फॉर इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, फॉर वेरी स्मॉल चेंज इन टाइम डेल्टा टी। मतलब इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन का जो चेंज होता है वो बहुत ही छोटे छोटे समय के लिए हो जाता है। डेल्टा टेंस टू क्या हो जाता है 0, मतलब वो बहुत ही, डेल्टा टी जो होता है वो बहुत ही छोटा हो जाता है। फॉर वेरी स्मॉल चेंज इन टाइम, for very small change in time t। ठीक है, डेल्टा टी, फॉर वेरी स्मॉल चेंज इन टाइम डेल्टा टी, यही क्या होता है इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। इसको हम लोग एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन में लिखते थे कैसे, रेट ऑफ रिएक्शन का एवरेज कैसे लिखते थे, ऐसे लिखते थे। तो जब बहुत ही स्मॉल चेंज के लिए हो जाता है तो डेल्टा किस में होने लगता है, डेल्टा चेंज होता है किस में, डी में। तो इसको हम लोग इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन में लिखना है तो कैसे लिखेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन इंस्टेंटेनियस में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, सब वही रहेगा, सिर्फ क्या हो जाएगा, डेल्टा किस में बदल जाएगा, DA/dt 1/3
डी बाहर में लिखते हैं, अच्छा लगेगा, ठीक है, डी बी बाई डी टी डी सी बाई टी टी, ठीक है। तो इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन बहुत छोटे समय के लिए हो जाता है, तो उसको कैसे लिखते हैं हम लोग, डी के फॉर्म में, ठीक है। अब एक चीज़ देखो, डी ए बाई डी टी, डी ए बाई डी टी, डी बाई डी टी, ये कुछ स्लोप वगैरह से रिलेटेड नहीं है। पहले हम लोग पढ़ते थे स्लोप का डी वाई बाई डी एक्स, ये सब कुछ क्या होता था, स्लोप के लिए होता था। तो चलो देखते हैं कि इसके लिए पहले हम लोग को क्या देखना होगा, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखना होगा, ग्राफ के माध्यम से देखेंगे, ठीक है, ग्राफ के थ्रू, कि डी ए बाई डी टी हम लोग पढ़ते थे, ये कुछ स्लोप वगैरह से क्या है, रिलेटेड है, ठीक है। चलो देखते हैं, इसको मिटा देते हैं। इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन का रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, डी से, और एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन का कैसे करेंगे, डेल्टा से। चलो ठीक है, हाँ। अब ग्राफ देखते हैं, ग्राफ के थ्रू समझेंगे कि डी ए बाई डी टी फील करेंगे, फील, जब तक फील नहीं आएगा तब तक समझ में कैसे आएगा, ठीक है, फील लेना बहुत ज़रूरी है। चलो देखो, जैसे हम लोग ग्राफ बनाते हैं, एक कंसंट्रेशन ऑफ ग्राफ बनाते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट वर्सेस किसका, टाइम का, ठीक है। तो कैसे ग्राफ बनेगा, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट वर्सेस टाइम का, ठीक है। तो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट क्या होता था, टाइम के साथ इंक्रीज करता था, और सॉरी वेरी सॉरी, ठीक है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट टाइम के साथ क्या करता है, डिक्रीज करता है, जबकि कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट टाइम के साथ क्या करता है, इंक्रीज करता है। तो इसको ग्राफ में कैसे देखेंगे, जैसे देखो, टाइम के साथ क्या करता है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिक्रीज करता है, ठीक है। तो ये क्या हुआ, टाइम के साथ क्या हो रहा है, डिक्रीज करता है, ठीक है। कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट वर्सेस टाइम में टाइम के साथ कंसंट्रेशन क्या करता है, डिक्रीज करता है, और एक समय आने के बाद क्या हो जाता है, कांस्टेंट हो जाता है, मतलब इक्विलिब्रियम में पहुंच जाता है। दुनिया का कोई भी ऐसा रिएक्शन नहीं है जो 100% कंप्लीट होता है, सब जाके 98%, 99% में क्या होता है, जाके रुक जाता है। तो एक समय आने के बाद क्या हो जाता है, वो कांस्टेंट हो जाता है। देखिए, तो धीरे धीरे आने के बाद क्या हुआ, ये कांस्टेंट हो गया, ठीक है। अब देखते हैं दूसरा ग्राफ, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट वर्सेस टाइम का। ये पहला मान लेते हैं, ये क्या हो जाएगा, दूसरा, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट वर्सेस टाइम का, ठीक है, यही कर लेते हैं। तो इसका ग्राफ क्या होगा, तो टाइम के साथ प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन क्या होता है, इंक्रीज करता है। तो इसका ग्राफ कैसे बनाएंगे हम लोग, ऐसे, ठीक है, थोड़ा अच्छा से स्लोप दिखाते हैं। टाइम के साथ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट क्या होता है, इंक्रीज होता है, टाइम के साथ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट क्या होता है, डिक्रीज होता है, ठीक है। ये भी एक समय आने के बाद क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। तो ग्राफ नोट कीजिए। फिर हम लोग देखेंगे ये जो एवरेज इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है, डी ए बाई डी टी क्या होता है, डी बी बाई डी टी क्या होता है, ये फील करेंगे, ठीक है। तो एक सेकेंड, सब नोट कर लेना, ठीक है। इसका हम लोग यदि इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, ठीक है। तो देखो, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट क्या है, टाइम के साथ क्या करता है, डिक्रीज करता है। तो ग्राफ क्या हुआ, ये कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, ये क्या है, सी क्या है, प्रोडक्ट, ये टाइम के साथ क्या है, इंक्रीज करता है, इसलिए इसका ग्राफ कैसे हुआ, ऐसे। चलो अब देखते हैं, फिल लेते हैं, ठीक है। डी ए बाई डी टी क्या है, डी बी बाई डी टी क्या है, डी सी बाई डी टी क्या होता है, हम लोग पहले पढ़े थे। ये कुछ स्लोप वगैरह से रिलेटेड है, डी वाई बाई डी एक्स ऐसा स्लोप होता था ना, ठीक है। तो ये हम लोग ये देखते हैं, डी ए बाई डी टी क्या है। तो इसके लिए एग्जाम्पल लेते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट वर्सेस टाइम का
ग्राफ कैसे होगा, मान लो ऐसे होगा, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे मोल, ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट वर्सेस टाइम का। तो अब एक चीज़ देखो, इसका टाइम के साथ क्या होगा, ये डिक्रीज करेगा, ठीक है। अब देखो ये dA/dt है क्या, तो dA/dt ग्राफ के किसी भी पॉइंट का क्या होता है, स्लोप होता है, ग्राफ के किसी भी पॉइंट का स्लोप। dA/dt क्या होता है, ग्राफ के किसी भी पॉइंट का स्लोप। जैसे मान लो हम यहाँ पे एक पॉइंट ले लिए, ठीक है, यहाँ लेते हैं, जैसे यहाँ पे एक पॉइंट ले लिए और यहाँ से हम क्या किए, एक टेंजेंट लिए हैं, ठीक है, टेंजेंट ड्रॉ किए, ऐसे ड्रॉ किए, तो ये जो एंगल होगा ये होगा स्लोप, इसको थीटा बोलते हैं। तो स्लोप इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्लोप इक्वल टू हो जाएगा टेन थीटा, टेन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, dA/dt। तो dA/dt क्या था हमारा, ग्राफ के किसी भी पॉइंट पे स्लोप, वहाँ से हम लोग टेंजेंट ड्रॉ किए, ये क्या है, ये स्लोप है, उसको थीटा से ड्रॉ किए, तो स्लोप इक्वल टू टेन थीटा, ये क्या हो गया, टेन थीटा, टेन थीटा इक्वल टू क्या है, dA/dt, ठीक है। अब जैसे हम लोग प्रोडक्ट का लेते हैं, देखो प्रोडक्ट का क्या हो जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट वर्सेस टाइम का क्या हो जाएगा, ये टाइम का साथ क्या होता है, इंक्रीज करता है। अब यहाँ पे जैसे यहाँ से हमें क्या करेंगे, मान लो एक टेंजेंट ड्रॉ कर लेंगे यहाँ से, तो ये जो एंगल है, ठीक है, ये थीटा है, तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्लोप इक्वल टू, दिख रहा है आप लोगों को, टेन थीटा इक्वल टू क्या होगा, dC/dt, ठीक है। तो ये dA/dt था, ये dB/dt था। तो इसी तरह देखो ये डिफर कैसे एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन में, मतलब स्लोप, ग्राफ के स्लोप पे हम किसी भी छोटे छोटे इंस्टेंट ऑफ टाइम के लिए हम लोग निकाल सकते हैं, लेकिन एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन में ऐसा हम लोग नहीं निकाल सकते हैं। ग्राफ के किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम पे निकाल सकते हैं, यहाँ से भी निकाल सकते हैं, यहाँ से भी, यहाँ से भी, यहाँ से भी। तो इसीलिए इसका नाम क्या दिया गया हुआ है, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। बहुत ही छोटे छोटे चेंज के लिए, बहुत ही छोटे समय के लिए क्या हो जाता है, dA/dt हो जाता है, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन हो जाता है। चलिए इसको नोट डाउन कीजिए, इस पर एक ग्राफ देखेंगे, सॉरी इस पर क्वेश्चन बनाएंगे, फिर टाइम मिलेगा तो थोड़ा सा फैक्टर्स पढ़ेंगे, किस किस फैक्टर्स पे रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करता है, पहले एक दो क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो यही था इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन, और इंट्रोडक्शन पार्ट यहीं पे ख़त्म होता है। इसका कुछ क्वेश्चन करेंगे, फिर आगे हम लोग बढ़ेंगे, ठीक है। चलिए एक सेकेंड क्वेश्चन लेकर आते हैं। चलो एक क्वेश्चन है इसी से, जैसे देखो एक क्वेश्चन दिया हुआ है, जैसे क्या बनाता है, अमोनिया बनाता है, फाइंड करना हम लोगों को, फाइंड करने बोला है रेट ऑफ रिएक्शन, दूसरा रेट ऑफ डिफॉर्मेशन ऑफ N2, ठीक है। एक ग्राफ दे दिया है, ऐसे ग्राफ दिया हुआ है, एक Y, एक कंसंट्रेशन ऑफ H2 दिया हुआ है मोल लीटर में, और ये टाइम दिया हुआ है किस में, सेकेंड में, ठीक है। कंसंट्रेशन दिया हुआ है 6, 10, टाइम भी दिया हुआ है आपका क्या क्या 2 और 4। तो क्या हुआ, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट दिया हुआ है, H2 कहाँ पे है, रिएक्टेंट है, इसका ग्राफ कैसे होगा, टाइम, समय के साथ डिक्रीज करेगा, क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, ठीक है। तो इसमें फाइंड करना है रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ डिफॉर्मेशन ऑफ H2, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, एक्स एक्सिस बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, वाई एक्सिस बोलते हैं, ठीक है। तो देखो थोड़ा सा सोचो, जब तक सोचोगे नहीं तब तक होगा नहीं, ठीक है। तो देखो इसमें कुछ दिया हुआ है, हम लोगों को क्या मिल सकता है इसमें से लिखने के लिए, H2 मिल सकता है, H2 का दिया हुआ है। तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पे जैसे यहाँ सॉल्व करते हैं हम लोग ऐसे लिख सकते हैं
H2/dt इक्वल टू, ठीक है, ये दिया हुआ कंसंट्रेशन, तो dH/dt स्लोप इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो स्लोप इक्वल टू हो जाएगा tan थीटा। tan थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan थीटा इक्वल टू क्या बताया था आप लोगों को। अब देखो tan थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, y एक्सिस ये है, y एक्सिस y2 माइनस y1/x2 इक्वल माइनस x1। स्लोप इक्वल टू tan थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये माइनस ये, ठीक है। अब देखो y2 क्या है, 6 माइनस 10/4 माइनस 2, तो इसका क्या हो जाएगा हम लोगों को -4/2 इक्वल टू -2 मोल। तो हम लोगों को ये क्या आ गया, dH/dt क्या आ गया, -2 मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स, ठीक है। अब इसका निकालते हैं हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन निकालने के लिए पहले क्या करेंगे, क्वेश्चन लिख लिए हो, ये ग्राफ मिटाते हैं, ठीक है, नहीं ग्राफ मिटाने से नहीं होगा, चलो यही करते हैं। इसका रेट ऑफ रिएक्शन हम लोग कैसे लिखेंगे, ऐसे लिख सकते हैं, इधर हम लोग कितना आया dH/dt इक्वल टू, इसको मिटा कैसे लिख सकते हैं, इसको मिटा के कितना आया था, ये हमारा 2 इतना आया था, ये H है, ये क्या लिख लिए, रेट ऑफ रिएक्शन लिख लिए। अब देखो ये हम लोगों को क्या है, मिल गया है, ये पार्ट जो है यहाँ पे हम लोगों को मिला हुआ, तो रेट ऑफ रिएक्शन इसको तो लिख सकते हैं। रेट ऑफ रिएक्शन हम लोग को फाइंड करना है, रेट ऑफ रिएक्शन इसको तो क्या लिख सकते हैं, -1/3 dH2/dt, तो इक्वल टू रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हम लोगों को वैल्यू मिला हुआ है इंटू -2, तो क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन -6, ठीक है। ये हम लोगों को क्या मिल गया, रेट ऑफ रिएक्शन। अब हम लोगों को क्या निकालना है, रेट ऑफ डिफॉर्मेशन ऑफ N2। रेट ऑफ डिफॉर्मेशन ऑफ N2 क्या हो जाएगा, इसको ऐसे, चलो, रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू ये निकालना है N2 -1/1 dN2/dt, तो रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू कितना है, -6, यूनिट लास्ट में लिख देंगे, ठीक है, इक्वल टू, तो इसका भी क्या हो जाएगा, डी यहाँ लिखते हैं, ये माइनस माइनस कट जाएगा, ठीक है, यहाँ भी क्या हो जाएगा, सॉरी, ठीक है। तो रेट ऑफ डिफॉर्मेशन ऑफ N2 क्या आ गया, 6 मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। रेट ऑफ क्या दिया था, रेट ऑफ रिएक्शन कितना आ गया, इतना, ठीक है। चलो इसको नोट डाउन करो। ओके, एक क्वेश्चन और देखेंगे, फिर हम लोग आज का लेक्चर यहीं ख़त्म करेंगे। फिर नेक्स्ट का लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे फैक्टर्स वन इज रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स। चलो इसको कंप्लीट करो, फिर एक क्वेश्चन और देते हैं, ठीक है। एक सेकेंड, ओह सॉरी सॉरी सॉरी, आई एम वेरी सॉरी, रियली रियली वेरी सॉरी। एक सेकेंड, यहाँ पे क्या हो जाएगा, तुम लोग भी अभी, सर गलती हो गया था सर, अभी कमेंट करते आप लोग भी कि सर गलती कर दिए, तो ये क्या हो जाएगा 2/3 मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। यहाँ पे क्या हो जाएगा, सॉरी सॉरी, यहाँ पे भी क्या हो जाएगा 2/3। अभी तुम लोग गलती पकड़ लेते मेरा, ठीक है, कि सर गलती कर दिए। ओके, तो आंसर क्या होगा हम लोगों का 2/3 मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स, ये फाइनल आंसर है। तो इसका हम लोग यहाँ लिख देते हैं, रेट ऑफ डिफॉर्मेशन ऑफ, रेट ऑफ रिएक्शन क्या था
2/3 मोल ये, और रेट ऑफ डिफॉर्मेशन ऑफ N2 क्या था? चलो नोट डाउन करो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग लिखते हैं। ओके चलो अब मिटाते हैं, अब कोई गलती नहीं है। एक सेकंड पहले रब कर लें। चलो एक क्वेश्चन और करते हैं। जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है तुम्हारा 2p + 3q गिव्स क्या? आर। फाइंड करना है रेट ऑफ रिएक्शन, और दूसरा क्या फाइंड करना है? रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ आर। ठीक है, ग्राफ दिया हुआ है, मान लो ये ग्राफ दिया हुआ है किसका? क्यू, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ही दिया हुआ है। ये क्या है? यूनिट है, टाइम का क्या है? सेकेंड है, और एक यहाँ पे जो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट जो डिक्रीज कर रहा है वो लीनियर दिखा दिया है। ठीक है, और ये एंगल कितना दिया हुआ है? एंगल दिया हुआ है आपका 45 डिग्री। ठीक है, ये क्या हो गया तुम्हारा? एक्स एक्सिस, ये क्या हो गया? वाई एक्सिस। अब इसमें देखो, ट्राई करोगे? चलो देखो, लेट नहीं करते हैं। यहाँ पे इसमें क्या हम लोगों को यहाँ मिल सकता है? तो ये मिल सकता है, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, स्लोप, ये मिल जाएगा स्लोप, स्लोप इक्वल टू tan थीटा, tan थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? तो ये कितना हो जाएगा? हम लोग हमेशा पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से एंगल लेते हैं। ठीक है, 180 डिग्री, 180 - 45 क्या हो जाएगा? 135 डिग्री। तो इसको कैसे लिख सकते हैं? tan 180 डिग्री - 45 इक्वल टू क्या हो जाएगा? -1। तो ये कितना आ गया हम लोगों का? देखो ये दिया हुआ है, इससे हम लोग स्लोप इक्वल टू tan थीटा, tan 180 डिग्री - 45 इक्वल टू क्या होता है? -1। तो यहाँ पे ऐसे लिख लेते हैं। ठीक है, तो dq/dt इक्वल टू कितना आ गया हमारा? dq/dt इक्वल टू आ गया -1 मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। ठीक है, समझ गए? अब निकालते हैं हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन। तो रेट ऑफ रिएक्शन निकालने के लिए पहले क्या करेंगे? इसको लिखेंगे, ठीक है। तो रेट ऑफ रिएक्शन हम लोग निकालते हैं, मिला क्या हम लोगों को? ये दिस वन। तो रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू क्या हो जाएगा? इसका वैल्यू कितना है हम लोगों को? dq/dt का -1। ठीक है, तो रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1/3 मोल लीटर इनवर्स सेकेंड। इसका वैल्यू पुट कर देंगे तो क्या आ जाएगा हम लोगों को? यही आएगा। ठीक है, तो रेट ऑफ रिएक्शन हम लोग क्या कर लिए? रेट ऑफ रिएक्शन हम लोग निकाल लिए। तो अब क्या निकालेंगे? रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ आर, यही निकाल लेते हैं नीचे ही। रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ आर, रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू इसका कैसे लिखेंगे? 1/1 dr/dt। रेट ऑफ रिएक्शन कितना आया हम लोगों का? 1/3 इक्वल टू क्या आ जाएगा? 1/1 dr/dt। तो इक्वल टू dr/dt इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1 × 1/3। तो क्या हो जाएगा? इक्वल टू 1/3। ठीक है, ये प्रोडक्ट का है, साइन का वैसे भी कोई टेंशन नहीं है। तो इस तरह हम लोग केमिकल काइनेटिक्स का एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन और इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन यही किए। ख़त्म होता है। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सवाल लगाओ, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करो, प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस करने पे ही
कंसेप्ट और भी ज़्यादा क्लियर होगा। अगर कहीं यदि प्रॉब्लम होता है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करें।